नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि भारत की प्राचीन सभ्यता इतनी एडवांस्ड कैसे हो गई? आज हम सिर्फ तारीखों की एक लंबी लिस्ट नहीं देखने वाले, बल्कि उन चार बड़ी, मतलब बहुत बड़ी छलांगों को समझेंगे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे इतिहास को एक नई दिशा दी। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम चलेंगे युगों की शुरुआत में, फिर देखेंगे कि कैसे यहाँ पहली प्लान सिटीज बनी। उसके बाद विचारों और विश्वासों की एक नई दुनिया का उदय देखेंगे और आखिर में बात करेंगे भारत के पहले साम्राज्य के निर्माण की। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, पाषाण युग से। ये एक बहुत बहुत लंबा दौर था जिसने असल में इंसानियत की नींव रखी। देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस जमाने में कैसे तरक्की की। हाँ, तो ये बदलाव कोई तेज नहीं था। मतलब ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ, एकदम धीमी और स्थिर प्रगति। जरा सोचिए, आग पर काबू पाना, फिर गुफाओं में वो शानदार पेंटिंग्स बनाना, और फिर कुत्ते जैसे जानवर को अपना साथी बनाना। हर एक कदम अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी जिसने इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, नवपाषाण क्रांति। देखिए, ये असल में कोई एक क्रांति नहीं थी, बल्कि ये तो तीन बड़ी क्रांतियों का एक संगम था। पहली, खेती, जिसने हमें एक जगह टिक कर रहना सिखाया। दूसरी, स्थायी बस्तियां। और तीसरी, पहिए का आविष्कार। इसने तो सच में दुनिया ही बदल दी, और यही वो मजबूत नींव थी जिस पर हमारी अगली बड़ी छलांग टिकी हुई थी। तो उस नींव के ऊपर सभ्यता ने अपनी अगली बड़ी छलांग लगाई, और ये छलांग थी बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड शहर बसाने की। तो सवाल ये है कि दुनिया के पहले प्लान्ड शहर किसने बसाए? इसका जवाब हमें ले जाता है आज से करीब 4,500 साल पहले, सिंधु नदी के किनारे, जहां पनपी एक बहुत ही रहस्यमयी और कमाल की एडवांस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और देखिए, इससे कोई छोटा मोटा गांव समझने की गलती मत कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शहरी समाज की। यहाँ की कुछ बातें तो आज भी हैरान कर देती हैं। एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें थीं, घरों में अपने बाथरूम थे, और ढकी हुई नालियों का सिस्टम था। और ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, इनका मेन काम था ट्रेड, व्यापार। और हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास भी इन्हीं लोगों ने उगाया। बस एक ही पहेली है, इनकी लिखावट, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला, वहां मिला ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार, और वो कांसे की बनी नाचती हुई लड़की की मूर्ति भी यहीं से मिली। दूसरी तरफ हड़प्पा में बड़े बड़े अनाज के गोदाम मिले हैं। ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि ये समाज सिर्फ बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था, बल्कि कला और संस्कृति के मामले में भी बहुत आगे था। अब सिंधु घाटी के शहर रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गए। इसके बाद जो अगली बड़ी छलांग आई, वो ईंटों और पत्थरों की नहीं थी। ये छलांग थी मन के अंदर, विचारों और विश्वासों के क्षेत्र में। ये था वैदिक काल। इस दौर में एक नया ग्रामीण समाज उभरा। ये लोग अपने साथ संस्कृत भाषा और वेदों का गहरा ज्ञान लेकर आए। लेकिन ये सिर्फ जीने का एक नया तरीका नहीं था। इसने जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर एक नई बहस शुरू कर दी। जिंदगी का मकसद क्या है? कर्म क्या है? आत्मा क्या है? इन्हीं सवालों ने आने वाली सदियों की सोच को तय किया। और इसी वैचारिक मंथन से दो नए रास्ते निकले, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों ने ही उस वक्त की परंपराओं को चुनौती दी। एक तरफ जैन धर्म था, जिसने अहिंसा को अपना परम सिद्धांत बनाया और आत्मा के अस्तित्व पर जोर दिया। और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म था, जिसने दुख का कारण इच्छा को बताया और उसे खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिखाया। दोनों का मकसद एक ही था, इंसान को दुखों से मुक्ति दिलाना। इसी दौर में उपनिषदों की भी रचना हुई। ये वो दार्शनिक ग्रंथ थे जिनमें सच क्या है, आत्मा क्या है, इन सब पर गहरी खोज की गई। और इन्हीं उपनिषदों में से एक, मुंडक उपनिषद, ने हमें वो अमर वाक्य दिया जो आज भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो हमने बस्तियां बसते देखीं, शहर बनते देखे और नए नए विचारों को जन्म लेते देखा। अब बारी थी चौथी और आखिरी बड़ी छलांग की, और ये छलांग थी राजनैतिक, यानी बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य बनाने की। उस दौर में पूरा उत्तर भारत करीब 16 बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहते थे। इन सब में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी थी।
लेकिन इनमें से एक ऐसा था जो बहुत जल्द सबको पीछे छोड़कर सबसे ताकतवर बनने वाला था। और वो था मगध। तो सवाल ये है कि आखिर मगध ही क्यों जीता? वजह थी उसके पास मौजूद 3 जबरदस्त एडवांटेज। पहला, लोहे के विशाल भंडार जिससे बेहतर हथियार बनते थे। दूसरा, जंगली हाथी जो उस जमाने के टैंक की तरह काम करते थे। और तीसरा, उसकी भौगोलिक लोकेशन जो उसे नदियों और पहाड़ियों से कुदरती सुरक्षा देती थी। और इन्हीं फायदों का इस्तेमाल करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सलाहकार चाणक्य की मदद से नंद वंश को हराया और भारत के पहले एक असली साम्राज्य की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य। लेकिन इस साम्राज्य को इसकी सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने। अशोक ने कलिंग को जीतकर साम्राज्य को बहुत बड़ा बना दिया। ये एक जबरदस्त फौजी जीत थी, लेकिन इस जंग में इतना खून बहा, इतनी तबाही हुई कि सम्राट का दिल दहल गया। अब सोचिए, क्या होता है जब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपनी ही जीत से डर जाए? अशोक के लिए इसका जवाब था धम्म। उन्होंने युद्ध घोष यानी जंग के ऐलान को छोड़कर धम्म घोष यानी नेकी के रास्ते को अपना लिया। धम्म के सिद्धांत बहुत सीधे और सरल थे। सभी जीवों के प्रति अहिंसा, बड़ों का आदर करना, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और अपनी प्रजा की सेवा। अपने इसी संदेश को उन्होंने पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया ताकि सब लोग इसे पढ़ें और समझें। और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, उन्होंने इस शांति के संदेश को दूतों के जरिए विदेशों तक भी भेजा। तो सवाल ये उठता है कि प्राचीन भारत में बने ये विचार, चाहे वो शहरों की प्लानिंग हो या नैतिक शासन का आइडिया, आज भी दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं? पहले शहरों के ब्लूप्रिंट से लेकर अहिंसा के फलसफे तक और एक कल्याणकारी राज्य की सोच तक, इन 4 बड़ी छलांगों ने एक ऐसी विरासत तैयार की है जिसकी गूंज हजारों साल बाद आज भी सुनाई देती है।